बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ ज़ाफ़रान साजिद और आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप सबको वेलकम करता हूं। टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। इन आवर लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स along with example number 1 in detail. In our today's lecture, we will solve example number 2 by using variation of parameters. The link of the previous video lecture will be provided in the description box of today's video. Okay, let's start. As I said in the previous lecture, that variation of parameters is a method which can be used to solve linear differential equation of any order. Okay, हमारे पास एग्जांपल नंबर 2 में जो एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है वो सेकंड ऑर्डर की है क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट डेरिवेटिव 2 है. ओके, y डबल प्राइम. So 4y double prime plus 36y is equal to cosecant of 3x. सबसे पहला काम आपने क्या करना है स्टूडेंट, आपने गिवन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका कोई सा भी ऑर्डर है, चाहे 2 है, 3 है, 4 है, उसको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है. स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का क्या मतलब है कि जो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है आपके लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर, आपने उसके कोफिशिएंट को 1 बनाना है. ओके, यहाँ पे जैसे हमारे पास जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है वो सेकंड ऑर्डर की है, तो यहाँ पे y डबल प्राइम का जो कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए. तो 1 कैसे बनेगा, आपने दोनों साइड पे 4 से डिवाइड करना है. इसको जब मैं 4 से डिवाइड करता हूँ तो हमारे पास ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी. ओके, आई होप आपको समझ आ गया है कि इसको मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे ट्रांसफॉर्म किए. ओके, नाउ व्हाट्स नेक्स्ट. हमारे पास ये जो एक स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है गिवन सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की, आपने इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है, जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है. जनरल सॉल्यूशन फाइंड करने का ये मतलब है कि आपने y की वैल्यू फाइंड करनी है जिसमें वाई सी भी होता है प्लस वाई पी भी होता है. ओके, ये वाई सी और वाई पी क्या है, जैसे कि मैंने अपने लास्ट लेक्चर में आपको एक्सप्लेन किया था, वाई सी का मतलब ये है कंप्लीमेंट्री सॉल्यूशन. ओके, वाई सी मीन कंप्लीमेंट्री सॉल्यूशन. और ये जो स्टूडेंट कंप्लीमेंट्री सॉल्यूशन है ये आपको कैसे मिलता है, आपके पास जो गिवन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है उसकी जो एक्सिलरी इक्वेशन है ना, उधर से आपको वाई सी की वैल्यू मिलती है. और वाई पी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स जो है ना, ये जो मेथड है ये हमें कुछ प्रोसीजर सजेस्ट करता है, जैसे कि हमने एग्जांपल नंबर 1 में भी उसको यूज़ किया था. आज हम दोबारा से भी उसको डिस्कस करेंगे. सो वाई पी का मतलब है पर्टिकुलर सॉल्यूशन. ओके, पर्टिकुलर सॉल्यूशन. नाउ सबसे पहले तो हम वाई सी फाइंड कर लेते हैं. वाई सी फाइंड करने के लिए आपके पास ये जो सेकंड ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि ये नॉन होमोजीनियस है, इसकी राइट हैंड साइड पे आप देख लेना कोई टर्म है ना, अगर ये राइट हैंड साइड 0 हो जाती है तो फिर ये होमोजीनियस बन जाती है. तो जो करस्पॉन्डिंग होमोजीनियस इक्वेशन है इस सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, उसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ. करस्पॉन्डिंग होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. ओके, होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वो क्या होगी भाई, y डबल प्राइम प्लस 9y इज इक्वल टू 0. सिर्फ आपने राइट हैंड साइड को 0 कर देना है तो ये आपके पास जो गिवन सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है उसकी करस्पॉन्डिंग होमोजीनियस इक्वेशन आपको मिल जाएगी. अच्छा, हम यहाँ पे इसका एक एक्सपोनेंशियल सॉल्यूशन लेट करते हैं. y इज इक्वल टू ई टू रेज पावर एम एक्स. अब इसका आप फर्स्ट प्राइम ले लें, फर्स्ट डेरिवेटिव ले लें तो क्या आ जाएगा, एम ई टू रेज पावर एम एक्स. अब इसका आप सेकेंड डेरिवेटिव भी ले लें, y डबल प्राइम इज इक्वल टू एम का स्क्वायर ई टू रेज पावर एम एक्स. अब ये सारी वैल्यूज आप यहाँ पे पुट कर दें, पुट करते हैं y डबल प्राइम की वैल्यू तो हमारे पास क्या आता है, एम स्क्वायर ई टू रेज पावर एम एक्स प्लस 9 ई टू रेज पावर एम एक्स, दिस इज इक्वल टू 0. ओके, यहाँ पर आप ई टू रेज पावर एम एक्स कॉमन ले लें, बाकी हमारे पास क्या बचा, एम स्क्र प्लस 9 इज इक्वल टू 0. ई टू रेज पावर एम एक्स को तो हमने एक एक्सपोनेंशियल सॉल्यूशन लेट किया ना, ये तो 0 नहीं हो सकता. इट्स मीन के एम स्क्र प्लस 9 को हम 0 लिख सकते हैं. और यहाँ से स्टूडेंट आप एम की वैल्यू फाइंड कर लें. इसको कहते हैं this is basically auxiliary equation of the corresponding homogeneous linear differential equation. इसको आप कहते हैं auxiliary equation. ओके, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, this is auxiliary equation. Now यहाँ से आप m की वैल्यू फाइंड कर लें, m स्क्वायर विल बी इक्वल टू -9. दोनों साइड पे आप स्टूडेंट स्क्वायर रूट ले लें,
जब दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, सो वी आर ओनली लेफ्ट विद m इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 आयोटा। ओके, नाउ m की दो वैल्यूज आ गई हैं, m1 इज इक्वल टू 0 प्लस 3 आयोटा एंड m2 इज इक्वल टू 0 माइनस 3 आयोटा। ओके, इसको मैं सही कर देता हूं। ओके, दिस इज 0 माइनस 3 आयोटा। अच्छा, हमारे पास ये जो m1 और m2 जो दो वैल्यूज आई हैं, इनको यहाँ पे मैं हाईलाइट कर लेता हूँ, क्योंकि इन वैल्यूज पे डिपेंड करता है कि हमारे पास जो कंप्लीमेंट्री सॉल्यूशन होगा उसकी फॉर्म क्या होगी। क्योंकि हमारे पास ये इमेजिनरी वैल्यूज हैं, ठीक है। इमेजिनरी वैल्यूज का ये मतलब है कि इसमें देखिए ना, आपके पास कम्प्लेक्स नंबर है ना, ये a प्लस बी आयोटा फॉर्म में ये लिखा हुआ है, तो ये कम्प्लेक्स नंबर है। तो इस कम्प्लेक्स नंबर के अंदर आपने अल्फा और बीटा की वैल्यू को आइडेंटिफाई करना है। ओके, हमारे पास ये जो रियल पार्ट होता है इसको आप अल्फा कहते हैं, सो अल्फा इज इक्वल टू 0 और बीटा इज इक्वल टू 3। ओके, सिमिलरली यहां पर भी आपके पास अल्फा इज इक्वल टू 0 बट बीटा इज इक्वल टू 3। ओके, आयोटा के साथ जो भी टर्म लिखी होगी वो आपके पास क्या होगा भाई, वो आपके पास बीटा होगा। अच्छा, अब हमारे पास जब भी एक्सिलरी इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं वो कम्प्लेक्स आते हैं, तो उस फॉर्म में जो वक्त हमारे पास जो कंप्लीमेंट्री सॉल्यूशन की जनरल फॉर्म होती है वो क्या होती है, ई टू रेज पावर अल्फा एक्स c1 cos of beta x plus c2 sin of beta x। Always remember, जब भी हमारे पास एक्सिलरी इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो इमेजिनरी होंगे तो उस केस में कंप्लीमेंट्री सॉल्यूशन की जो जेनेरिक फॉर्म होगी वो कुछ इस तरह से होगी। यहाँ पे आप अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट कर दें, सो अल्फा और बीटा की मैं वैल्यू पुट करता हूँ तो हमारे पास जो फाइनल फॉर्म आएगी वो क्या आएगी, c1 cos of 3x प्लस c2 साइन ऑफ 3x। सो स्टूडेंट, आपने ये वाई सी की वैल्यू फाइंड कर ली है। ओके, अब वाई सी तो आपने फाइंड कर ली है, अब आपने वाई पी भी तो फाइंड करना है ना। फिर आप दोनों को ऐड अप करेंगे तो फाइनल आपके पास जो है ना वो गिवन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर ये जो वाई सी हमने फाइंड की है, जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वाली वीडियो लेक्चर में भी आपको समझाया था कि वाई सी में जो C1 के साथ टर्म लिखी होती है उसको आप Y1 कहते हैं। ओके, सो Y1 विल बी इक्वल टू cos ऑफ 3x। सिमिलरली जो Y2 है दैट इज साइन ऑफ 3x। अच्छा, उसके बाद आपने यहाँ पे Y1 का प्राइम भी फाइंड कर लेना। मैं आपको बताता हूँ क्यों मैं फाइंड कर रहा हूँ। Y1 का जब आप प्राइम फाइंड करेंगे तो दैट वुड बी माइनस 3 साइन 3x, और y2 का भी प्राइम फाइंड कर लें। सो y2 का जब आप प्राइम फाइंड करेंगे तो दैट वुड बी 3 कॉज ऑफ 3x। अब आप सबसे पहले रॉन्स्कियन फाइंड करें। रॉन्स्कियन फाइंड करने के लिए मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो लेक्चर में बताया था कि उसका क्या प्रोसीजर है। ये बेसिकली एक 2x2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स होगा। अच्छा, हमारे पास क्योंकि जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है वो सेकंड ऑर्डर की है, तो इस वजह से ये जो रॉन्स्कियन का डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स है ये 2x2 का है। अगर लेट्स सपोज आपके पेपर में जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आती है वो थर्ड ऑर्डर की है, तो उस केस में फिर जो रॉन्स्कियन का डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स बनेगा वो 3x3 का बनेगा। ओके, अच्छा, बाय द वे हमारे पास इसका हम रॉन्स्कियन फाइंड करते हैं। सो y1 y2 y1 प्राइम आपने वैल्यू पुट करनी है, y2 प्राइम की वैल्यू पुट करनी है। इसका जो फाइनल आंसर है मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप इसको बेशक चेक भी कर लीजिएगा। हमारे पास जो रॉन्स्कियन आता है दैट इज इक्वल टू 3। ओके, नाउ व्हाट्स नेक्स्ट। अब बेटा आपने यहाँ पे W तो आपने फाइंड कर लिए, अब आपको W1 और W2 भी फाइंड करना है। क्यों फाइंड करना है मैं आपको थोड़ी देर में बता देता हूँ। W1 फाइंड करने के लिए आपने जो फॉर्मूला यूज करना है दैट इज द डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2। ओके, यहाँ पे जो फर्स्ट कॉलम है इसमें 0 और f ऑफ x आ जाएगा। ओके, और सेकंड कॉलम को आप एज इट इज लिखें जैसे कि W के अंदर लिखा हुआ है। ओके, अब हमारे पास ये f ऑफ x क्या है। जब हमने गिवन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा था, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में जब हमने लिखा था तो ये हमारे पास जो वैल्यू थी, दिस वैल्यू, दिस इज बेसिकली f ऑफ x। ओके, इसको यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देता हूँ, दिस इज आवर f ऑफ x। ओके,
नाउ लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद आपने इसको आइडेंटिफाई करना है। अब इस एफ ऑफ एक्स को मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ। ओके, इसको जब मैं यहाँ पे यूज करूंगा तो हमारे पास दैट वुड बी डिटर्मिनेंट 0 एफ ऑफ एक्स इज 1/4 कोसिकेंट ऑफ 3x। अब y2 हमारे पास क्या है? y2 की वैल्यू हमारे पास है साइन 3x, और y2 का प्राइम भी आपको चाहिए, दैट वुड बी 3 cos ऑफ 3x, और इसका डिटर्मिनेंट। यहाँ पे अगर आप इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं तो आपको पता है ना कि जो कोसिकेंट होता है वो 1/sin होता है। सो यहाँ पे w1 की जो वैल्यू आएगी दैट वुड बी 0 मल्टीप्लाई 3 cos ऑफ 3x माइनस साइन ऑफ 3x मल्टीप्लाई 1/4 मल्टीप्लाई, ये जो कोसिकेंट ऑफ 3x है इसको मैं लिख सकता हूँ 1/sin ऑफ 3x। ओके, ये टर्म इससे कैंसिल, और ये तो पूरी जीरो हो जाएगी, तो फाइनली हमारे पास आंसर -1/4 आता है। सो W1 की आपने ये वैल्यू फाइंड कर ली। अच्छा, इसके बाद आपको W2 की भी वैल्यू चाहिए। अब W2 की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं सिर्फ फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ, उसके बाद हम इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। ओके, सो W2 फाइंड करने के लिए स्टूडेंट हमारे पास जो फॉर्मूला है दैट इज W2, दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ y1 प्राइम 0 एफ ऑफ एक्स। ओके, सिर्फ सेकंड कॉलम को आपने इस 0 और एफ ऑफ एक्स से रिप्लेस करना है। सो W2 की जो फाइनल वैल्यू आती है उसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, W2 इज इक्वल टू 1/4 cos 3x ओवर साइन 3x। आपने यहाँ पे y1 की वैल्यू पुट करनी है, y1 प्राइम की वैल्यू पुट करनी है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करनी है, इसका आपने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो आपके पास फाइनली जो वैल्यू आएगी वो 1/4 cos 3x ओवर साइन 3x आ जाएगी। अब इनको मैं यहाँ पे हाईलाइट कर लेता हूँ। ओके, हमारे पास ये W2 की वैल्यू है, दिस इज W1, और इसी तरह से हमारे पास जो W की वैल्यू आती है उसको भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, W is equal to 3। ओके, नाउ व्हाट्स नेक्स्ट? अब बेटा आपने यहाँ पे एक चीज याद रखनी है कि ये जो मैं W1 W2 फाइंड कर रहा हूँ इसकी वजह क्या है? हमारे पास जो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड है उसमें जो फॉर्मूलाज हैं, जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूलाज हैं उसके अंदर हमने इन वैल्यूज को यूटिलाइज करना है। ओके, कैसे यूटिलाइज करना है मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसके सामने, सो दैट कि आप यहाँ से इजीली इसको पिक कर लें। ओके, डन। अच्छा, हमारे पास जो फॉर्मूला है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर में पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करने का, वो क्या फॉर्मूला है जी? yp इज इक्वल टू u1 y1 प्लस u2 y2। ओके, अब ये y1 और y2 तो आपको पता चल गया है, y1 आपको पता चल गया है, दिस इज इक्वल टू cos 3x, y2 की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, दिस इज sin 3x। लेकिन हमारे पास ये जो u1 और u2 है ये कहाँ से आएगा? अब u1 को फाइंड करने के लिए हमारे पास जो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड है वो हमें एक फॉर्मूला सजेस्ट करता है। वो कहता है कि u1 प्राइम जो है दिस इज इक्वल टू w1 ओवर w। ओके, सिमिलरली जो u2 प्राइम है दिस इज इक्वल टू w2 ओवर w। ओके, यहाँ पे आपने w1 और w की वैल्यू पुट करनी है। w1 किसके इक्वल है भाई? w1 इज इक्वल टू -1/4, और w किसके इक्वल है? दिस इज इक्वल टू 3। तो आंसर हमारे पास -1/12 आता है। सिमिलरली u2 प्राइम किसके इक्वल होगा? w2 ओवर w2 क्या है हमारे पास? 1/4 cos 3x ओवर साइन 3x होल डिवाइडेड बाय w की वैल्यू कितनी है? दिस इज 3। तो फाइनली हमारे पास दिस विल बी 1/12 cos 3x ओवर साइन 3x। ओके, इसको मैं हाईलाइट कर लेता हूँ। ये आपको समझ आ जानी चाहिए कि ये u1 प्राइम और u2 प्राइम की वैल्यू है। ओके, अब अगर आपको u की वैल्यू चाहिए तो u की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? आपको पता है कि जो u1 प्राइम है दिस इज इक्वल टू -1/12। ओके, इसको दोनों साइड पे इंटीग्रेट कर दें विद रिस्पेक्ट टू dx, तो यहाँ से u1 विल बी इक्वल टू -1/12x। ओके, तो u1 की ये वाली वैल्यू आपको मिल जाएगी। सिमिलरली आपको u2 की भी वैल्यू चाहिए,
अब u2 प्राइम किसके इक्वल है भाई? u2 प्राइम इज इक्वल टू 1/12 cos ऑफ 3x ओवर साइन ऑफ 3x। आपको पता है कि एक फॉर्मूला है, सबसे पहले तो उस पे हम इंटीग्रेशन अप्लाई कर देते हैं दोनों साइड पे। ओके, आप इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला है कि अगर डिनोमिनेटर में फंक्शन हो और न्यूमिनेटर में उसका डेरिवेटिव हो तो उसको आप नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो साइन 3x है ये फंक्शन है और इसका डेरिवेटिव क्या है? 3 cos 3x। ये cos 3x तो यहाँ पे है लेकिन 3 मिसिंग है तो 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें। सो फाइनल इसका जो आंसर आता है यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 1/36 नेचुरल लॉग ऑफ साइन 3x। ओके, तो ये बेसिकली u2 की वैल्यू आपको मिल गई है। अब u1, u2, y1, y2 इन सारी वैल्यूज को हम यहाँ पे प्लग करते हैं। ओके, इसको मैं यहाँ पे प्लग कर लेता हूँ और इसका मैं यहाँ पे yp फाइंड करता हूँ। देखें, सारी वैल्यूज को जब मैं यहाँ पे प्लग करूंगा, व्हाट इज दैट? वी नो दैट yp इज इक्वल टू u1 y1 प्लस u2 y2। सारी वैल्यूज को यहाँ पे मैं प्लग करता हूँ। प्लग करने के बाद हमारे पास जो yp का आंसर आता है दैट वुड बी -1/12 x cos ऑफ 3x प्लस 1/36 साइन ऑफ 3x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ साइन ऑफ 3x। ओके, तो ये बेसिकली आपके पास yp की वैल्यू आपको मिल गई है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन एंड नहीं हुआ, अभी आपने जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो y विल बी इक्वल टू yc प्लस yp। आप यहाँ पे yc और yp को ऐड कर दें। yc हमने स्टार्ट में फाइंड किया था, ओके ऐड करता हूँ तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आता है वो स्टूडेंट्स दैट वुड बी c1 cos ऑफ 3x प्लस c2 साइन ऑफ 3x। ये बेसिकली yc की वैल्यू जो हमने फाइंड की थी, प्लस अब yp आपने क्या फाइंड किया भाई? इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, प्लस -1/12 x cos 3x प्लस 1/36 साइन ऑफ 3x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ साइन ऑफ 3x। सो ये आपने जो वैल्यू फाइंड की है, दिस इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि किस तरह से आपने बाय यूजिंग वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड आपने किस तरह से किसी भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। अगर आप लोगों को इस एग्जांपल 2 या फिर एग्जांपल 1 जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी उनमें से किसी की भी समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।